हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और आज हम अपनी वॉर रूम सीरीज़ में हिस्ट्री सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हिस्ट्री में बहुत लोग को डाउट रहता है। ठीक है, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको पता है हिस्ट्री का यूपी पीसीएस में कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री को एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि ये टॉपिक आज अब अगर आपने ये वीडियो देखा तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक ये चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप एकदम चाहे वीकेस्ट स्टूडेंट हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, उससे मतलब नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में बने रहना। आप कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच कॉन्सेप्ट इन वेरी लूसिड मैनर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। ठीक है, देखो, सबसे पहले ना मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेन चीज़ हिस्ट्री में होती है समझाने की। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट समझ गए ना तो फिर आपका समझ लो 80% काम हो गया। ठीक है, मेन चीज़ होती है समझना। जब समझे ही नहीं हो तो आप बहुत पीछे हो रहे इसमें। ठीक है, तो आओ सबसे पहले मैं समझाता हूँ। देखो, हम पढ़ें एशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे कोई एम्पायर बता दो, चलो मौर्यन एम्पायर मैंने लिख लिया। ठीक है, मौर्यन एम्पायर था आपका। मौर्यन एम्पायर का एक राजा भी था, आपने सुना होगा अशोक करके। ठीक है, अशोका द ग्रेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अशोक करके एम्पायर था। और ये एशियंट हिस्ट्री में था ना, क्योंकि अब मुगल वुगल तो देखोगे तो वो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाता है ना। मेडिवल हिस्ट्री की नहीं बात करें, हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें। तो मौर्यन एम्पायर था। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर जब खत्म हुआ, जब इसका एंड हुआ, तो इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे हमारे भारत में। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। कोई भी इतना पावरफुल नहीं बना एम्पायर मौर्यन एम्पायर की तरह। फिर मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के करीब 600 साल बाद एक पावरफुल एम्पायर है जिसका नाम था गुप्ता एम्पायर। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब गुप्ता एम्पायर को ना गोल्डन एज भी कहते हैं, इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जब मैं अपनी क्लास में था ना 7th 8th में, तो पता है मैं कैसे याद रखता था? मैं याद रखता था जी से गुप्ता और जी से गोल्डन, तो दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं पहले उसके पीछे समझो। गुप्ता एज के टाइम में ना अगर आप देखोगे तो साइंस का, ठीक है, आपका मैथ्स का, लिटरेचर का, आर्ट का, इकनॉमी का, आर्किटेक्चर का, ये सब ना उस टाइम पे बहुत डेवलप हुए। ये सब एकदम पीक पर थे, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। समझ के बात को, ये सब एकदम पीक पर था। जैसे मान लो आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएं लाइन से। ठीक है, आपका यूपी पीसीएस भी निकल गया, फिर आपका यूपीएससी भी निकल गया, फिर आपने सीएपीएफ दिया वो भी निकल गया, तो मतलब क्या होगा, आप एकदम गोल्डन बच्चे हो जाओगे ना। तो वही तरह उसी तरीके से गोल्डन एम्पायर में जो आपका गुप्ता एम्पायर था, इसको गोल्डन एम्पायर बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इसके पहले हम इतना डेवलपमेंट नहीं देखे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स को, फाउंडर्स को। देखो, दिस डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश बाय किंग श्रीगुप्त। ठीक है, देखो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रटना नहीं है। मैं इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मत याद करना। देखो, शादी का कार्ड आपने देखा है? अपना नहीं, मतलब रिलेटिव्स लेके आए होंगे। ठीक है, शादी के कार्ड में यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है। नाम के पहले यहाँ पे क्या लिखा रहता है? श्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे श्री करके लिखा रहता है ना। तो वैसे ही गुप्ता डायनेस्टी का पहला जो मतलब गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? वो श्रीगुप्त था। ठीक है, ये आपको कैसे याद रहेगा? ये मैंने आपको एक कहानी बता दी कि शादी का कार्ड होता है, उसमें सबसे पहले श्री लिखा रहता है। ठीक है, तो श्री गुप्ता जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो, अब जो पहला पावरफुल रूलर था, ठीक है, पहला पावरफुल रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, वो था चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन। ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं आए, लेकिन हम पहले पावरफुल रूलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, श्रीगुप्त नहीं था। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो ये आपके दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी आपके बहुत सीधे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत हम्बल आदमी हैं, बहुत नोबल आदमी हैं। ठीक है, ये आपके पापा जी हैं। ये थोड़ा दादाजी से होशियार है, लेकिन फिर भी दादाजी की तरह हैं। ठीक है, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, नोबल हैं। फिर ये आते हो आप बहुत ज़्यादा शातिर हो, तेज़ हो, किसी से भी लड़ने लगते हो। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई फैमिली है, जैसे मान लो पांडे फैमिली है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि भाई पांडे फैमिली का सबसे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक रूलर कौन है? ये है। ठीक है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी है, तो ए है, तो समझ गए। वैसे ही फाउंडर की बात तो हमने कर ली, उसके बाद जो सबसे पावरफुल था वो कौन था? चंद्रगुप्त वन था आपका। ठीक है, समझ गए। ये एम्पायर बिल्डर था, इसने अपने एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया था। अच्छा, इसने एक टाइटल लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, वो टाइटल ध्यान रखना, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। ठीक है, हर चीज़ समझेंगे, ये नहीं कि टाइटल आपने रट लिया महाराजा नहीं, समझो क्या है महाराजा मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग, महान राजा। ठीक है, ग्रेट किंग बोलेंगे। और धीराज मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग।
धिराज मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सब राजाओं का राजा, महाराजा धिराजा मतलब क्या होता है कि सब राजाओं का राजा। अब ये टाइटल इसको क्यों मिला था, इसने टाइटल क्यों लिया था? तो देखो, अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है। अब इस सोसाइटी में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। वो आपको कहते हैं अरे भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। तो आपको क्या फील होगा कि भाई आप नॉर्मल नहीं हो, आप नॉर्मल तो नहीं हो भाई। घर वाले भले बोलते हैं तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो और सोसाइटी वाले आपको, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अरे भैया कैसे हैं और ठीक है रिस्पेक्ट से बात करते हो, आपको लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ठीक है। अब वही हो रहा था यहाँ पर क्या हो रहा था कि अब करीब मान लो 10 छोटे छोटे किंग्स हैं, ठीक है। 10 छोटे छोटे किंग्स थे उस समय, और वो क्या करते थे, वो राजा को टैक्स देते थे। उस समय जैसे राजा चंद्रगुप्त था तो इनको टैक्स देते थे, ठीक है। तो जब भाई इसको चंद्रगुप्त को टैक्स मिल रहा है तो एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आ रही है ना, कि उसको लगता है कि मैं नॉर्मल किंग तो नहीं हूँ, इन सबका किंग हूँ, ये छोटे छोटे किंग्स मेरे अधीन है, मेरे अंडर है, तो मैं इन सबका किंग्स हूँ। इसीलिए इसने अपने आपको टाइटल दिया महाराजा धीराज का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ से भी एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपको डाउट हो रहा होगा कि सारी चीज़ें कवर है नहीं है। देखो, द डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश बाय श्रीगुप्त, ठीक है, बट द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त वन, ठीक है। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा, छूट गई होगी, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, यही जो आपका चंद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त वन की, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था? गुप्ता संवत, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये गुप्ता संवत क्या है? चिंता मत करो, बताता हूँ। देखो, संवत मतलब होता है कैलेंडर, ठीक है। संवत मतलब क्या होता है? कैलेंडर होता है, ठीक है। जैसे बहुत कैलेंडर आपने सुने होंगे, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपने सुना होगा विक्रम संवत चालू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर शाखा संवत हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब चली थी, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसने स्टार्ट किया गुप्ता संवत। अब आप बोलोगे सर इसने गुप्ता संवत क्यों स्टार्ट किया? हर चीज़ के पीछे रीज़न जानो, ठीक है, क्यों स्टार्ट किया। तो देखो, जब कोई किंग बहुत बड़ा अचीवमेंट करता है ना, तो वो बोलता है कि आज से नया कैलेंडर शुरू, ठीक है। मतलब ऐसा किंग को लगता है, अब ये सब इतने होशियार तो थे नहीं, तो इनको सबको लगता था कि अगर नया कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे तो समझो मेरा राज स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी कोई किंग अचीवमेंट करता था वो अपना एक नया कैलेंडर शुरू कर देता था, ठीक है। तो यही हुआ, गुप्ता संवत इसने स्टार्ट किया, ठीक है, कि आज से एक नया कैलेंडर शुरू हो रहा है। बात क्लियर हो गई है? अब देखो एक चीज़, गुप्ता संवत कब स्टार्ट हुआ था? 319 में, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो आपका फर्स्ट है, ये राजा कब बना था? 319। तो दोनों ईयर सेम है, ठीक है। समझ गए, दोनों ईयर क्या है? सेम है। इसीलिए मैंने आपको भी चंद्रगुप्त का वो टाइम लाइन नहीं बताया था। ये देखो, चंद्रगुप्त वन 319 था और इसने स्टार्ट भी किया था गुप्ता संवत 319 में, ठीक है। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो श्रीगुप्त के बारे में हमने देख लिया। श्रीगुप्त ने ज़्यादा कुछ अचीवमेंट किया ही नहीं था, बड़ा सीधा आदमी था आपके दादाजी की तरह, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब इसके बाद दूसरा राजा आता है, ठीक है, इसका भी बेटा आएगा। अब आता है आपका समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये सबसे फेमस था यार, समझ लेना, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। जिसने नहीं भी पढ़ा होगा उसने कम से कम ये नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। सबसे फेमस है समुद्रगुप्त, ये बहुत फेमस था, ठीक है। अब इसको ना नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा सर नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखो, नेपोलियन कौन था आपको पता है? नेपोलियन, चलो अगर नहीं भी पता होगा मैं बता देता हूँ। नेपोलियन फ्रांस का बहुत बड़ा कॉन्करर था, ठीक है। वो जहाँ देखो वॉर ही वॉर करता रहता था। इसी तरह समुद्रगुप्त ने भी बहुत सारे किंगडम्स जीते थे, समझ गए। समुद्रगुप्त ने क्या किया? बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो जीते थे, ठीक है। ये सबसे फेमस राजा था, एक बार समझ लेना, ठीक है। सबसे फेमस राजा था। जैसे मान लो अभी आप, मैं समझाता हूँ कैसे समझाऊँ, हाँ। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो हमारे दो बच्चे हैं, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश, लेकिन सबसे फेमस बच्चा कौन सा है? पाकिस्तान है। वैसे ही है कि गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे रूलर्स हैं बट सबसे फेमस है आपका समुद्रगुप्त। अच्छा, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब देखो क्यों बताया, वो समझ गया कि ये भी किंगडम जीत रहा था जैसे नेपोलियन फ्रांस में कर रहा था। इसीलिए एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, एक हिस्टोरियन ने इनको, वो कौन से हिस्टोरियन थे? वी ए स्मिथ, ठीक है। देखो, एस से समुद्रगुप्त है, एस से स्मिथ है, तो स्मिथ ने इनको नाम दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ गए? वो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था और समुद्रगुप्त इंडिया का था, तो इसीलिए उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला। नेपोलियन ऑफ फ्रांस तो बोलेंगे नहीं, फ्रांस का तो है नहीं, इंडिया का नेपोलियन है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे समझ लेना। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन,
ठीक है। अच्छा, मैं जैसे मान लीजिए मैं पीडीएफ, देखो मैं पीडीएफ अगर पढ़ा दूंगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है 2 मिनट में या 5 मिनट में एक एक पेज चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो क्या मैं ऐसे जो समझा रहा हूँ पहले आपको, ये आपको तरीका सही लग रहा है? अगर आपको चीज़ नहीं सही लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और अगर सही लग रहा है तब भी बता देना, क्योंकि मैं ही आपको पूरा हिस्ट्री अब ले चलूँगा। मैं सारा पूरा आपका एशियन मेडिवल मॉडर्न मैं ही ख़त्म कराऊंगा। तो प्लीज़ मुझे आप लोग बताना कि मेरा तरीके में अगर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, या मुझे कहीं कुछ कैसे चीज़ों को कवर करना है, ये आप मेरी हेल्प करो, ठीक है। आप मुझे बताओ तो मैं अपना तरीका चेंज कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही कि सर नहीं आप समझाओ मत, आप अलग से मत समझाओ, आप उसी में समझा दो, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ ये बताना, सब कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। मैं एक एक को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना जो भी आपको, जैसा भी लेक्चर लग रहा है, जैसे भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आगे लेके चलूँगा। अगला चैप्टर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, और अच्छे से समझाऊँगा उसको, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग समझाना, आप लोग बताना, ठीक है। अब क्लास में होता क्या था, जब मैं कॉलेज में था, क्लास में था, तो मैं पूछने से या कुछ बताने से शर्माता था क्लास में, कि टीचर क्या सोचेगा, इतने सारे बच्चे हैं। अब यूट्यूब में क्या दिक्कत है, कमेंट कर दो भाई, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे देखे हो, तो फिर उसमें कोई शेम की बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सब लोग कमेंट ज़रूर करना, आई विल वेट फॉर योर कमेंट, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब करना। अब देखो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। देखो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ना अशोका ने बनाया था। अशोका अभी मैंने पढ़ाया था आपको, शुरू में बताया था ना, मौर्यन डायनेस्टी का था ये। अशोका ने ये पिलर बनवाया था। बाद में इसी पिलर पे, ठीक है, इसी पिलर पे समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स लिखी थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने जो वॉर जीता, जो 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 भी चीज़ें किया, वो सारी इसकी अचीवमेंट्स लिखी थी। समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स इसी पिलर पे लिखी थी। लेकिन ये पिलर क्या समुद्रगुप्त ने बनाया था? नहीं सर, ये पिलर अशोका ने बनाया था, ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी था, ठीक है। बात समझ गए? तो ये अब आपको पता चल गया भैया, ये पिलर तो अशोका का था, ठीक है, लेकिन जो इस पर राइटिंग्स थी, जो मतलब लिखा था, वो किसकी थी? वो समुद्रगुप्त की थी। समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स लिखे गए थे, ठीक है। अब एक बात समझो, ये पिलर है, मैंने बोला समुद्रगुप्त के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई थी, तो क्या ये समुद्रगुप्त खुद लिखेगा? भैया नेता और राजा बस फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगाते हैं, ठीक है, काम हम कुछ नहीं करना होता। तो ये मत सोचो खुद जाके पिलर पे लिखेगा, इतना टाइम नहीं है नेता वेता के पास, ये लोग बैठे रहते हैं, इतना इनके पास टाइम नहीं है। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था हरिसेन ने, ठीक है। अब हरिसेन सर क्यों लिखेगा? हरिसेन क्या मतलब भाई, आजकल कोई किसी के लिए कुछ करता थोड़ी है, तो ये इसके लिए क्यों कर रहा है? भैया इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इसी का कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, यानी दरबारी कवि था, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था, इसी ने जो है अचीवमेंट जो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ठीक है। बात समझ गए? इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। हाँ, अब देखो इस इलाहाबाद पिलर का एक दूसरा नाम भी है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। इसीलिए देखो इलाहाबाद का फिर नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है, कि उसका एशियन नाम वापस लाओ। अब याद तो हमें इलाहाबाद ही रहता है, अब क्या करें, ठीक है। देखो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। अब इसको इलाहाबाद पिलर को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते थे। इसमें क्या लिखा था? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था कि समुद्रगुप्त कौन थे, कितनी वॉर जीती थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने आपको क्या बताया, ये जो पिलर था इसको किसने बनाया था? अशोक ने, ठीक है, अशोक ने बनाया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको प्रयागराज, ठीक है, मतलब प्रयागराज यानी इलाहाबाद, जो भी आप समझ लो, ठीक है, दोनों में से प्रयागराज यानी इलाहाबाद, इसको शिफ्ट कौन करवाया था? बात समझे, ये इलाहाबाद में अशोक ने नहीं स्टैप, अशोक ने पिलर ज़रूर बनाया था, लेकिन ये इलाहाबाद में पहले से नहीं था, अशोक ने बनाया था। इसको बाद में शिफ्ट किया गया था, किसने किया गया था? देखो इसको अकबर ने किया था। लेकिन अब अकबर आपको याद कैसे रहेगा? आपको पता है हिस्ट्री में 2 राजा को बहुत ग्रेट कहा जाता है, ठीक है, आपने सुना भी होगा। एक बोला जाता है अशोका द ग्रेट, और एक बोला जाता है अकबर द ग्रेट, ठीक है। तो दोनों को ग्रेट कहा जाता है, तो ऐसे याद रख लेना कि अशोका ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया, और दूसरे जो ग्रेट था अकबर, उसने उसको इलाहाबाद में शिफ्ट करवाया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आइए एक बार हम पढ़ लेते हैं पीडीएफ से, ठीक है, आप लोग को डाउट नहीं रहेगा कि सर सब कवर करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। देखो हिस्टोरियन वी एस स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलाहाबाद प्रयाग स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त इंग्रेव्ड ऑन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद प्रयागराज एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्त, ठीक है। देखो यार कितनी थोड़ी सी वैसी इंग्लिश लिखी है ना, तो अब मैं इसीलिए समझा रहा था कि आपको फिर ये पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मेन चीज़ समझना है, समझ गए तो फिर ये तो पीडीएफ में नहीं भी पढ़ाऊंगा तो आपको, आप पढ़ के खुद आराम से समझ लोगे, ठीक है। समझ गए? और किसने लिखा था? संस्कृत, रिटन बाय हरिसेन। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, इस पिलर पे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। जितने भी कमेंट्स हो मैं सबका रिप्लाई करूँगा, पर्सनली मैं रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, ठीक है। ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है।
अब देखो क्या होता है ना, मैं थोड़ा एक कहानी बता देता हूँ आपको। हमारी सोसाइटी में एक बच्चा था, उसका नाम था राघव, ठीक है। जब हम लोग स्कूल वूल में थे तब की बात है, राघव था। वो पढ़ने में ना बहुत अच्छा था। तो अब क्या किया, उसी सोसाइटी में 2-3 घर ने अपने बेटे का नाम राघव ही रख दिया। ठीक है। तो यही हो रहा था, क्या हो रहा था कि जब भाई जैसे चंद्रगुप्त वन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ा, फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। तो चंद्रगुप्त वन का फिर मतलब किसी और जो गुप्ता की डायनेस्टी आगे बढ़ी, मतलब रूलर्स आगे बढ़े, किसी ने उसका नाम चंद्रगुप्त भी रख दिया, ठीक है। लेकिन अब वन रखेंगे तो लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए सेकंड रख दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड आता है, फिर अगला राजा, समझ गए ना, समुद्रगुप्त के बेटे थे। अच्छा, इनने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य ये भी बताऊंगा। देखो विक्रम मतलब होता है बहादुर, ठीक है, बहादुर। और आदित्य मतलब आपको पता है, पर्यायवाची भी आप लोगों ने सुना होगा, आदित्य सूर्य को कहते हैं, ठीक है, सूर्य को, सन को, समझ गए। तो मतलब एक तरीके से हो गया कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था या बहादुरी का सूरज था, ऐसे इसको टाइटल इसने लिया था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये जो आपका चंद्रगुप्त सेकंड था ना, ये था आपका शाखा कॉन्करर, ठीक है। शाखा कॉन्करर मतलब सर क्या हो गया, देखो सबसे पहले बैकग्राउंड समझाता हूँ। शाखा कौन थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे, ये हमारे इंडिया के नहीं थे, ये बाहर से आए थे, ठीक है, समझ गए। और ये बेसिकली इंडिया के वेस्टर्न पार्ट यानी गुजरात मालवा पर इन्हें कब्जा कर लिया था। मैंने क्या बोला, शाखा बाहर से आए थे, फॉरेनर्स थे, ये सेंट्रल एशिया अराउंड उस जगह से आए थे। और इनने क्या किया, हमारा जो वेस्ट पोर्शन था, ये गुजरात वाला, मारवा वाला, इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरह, जैसे ब्रिटिशर्स बाहर से नहीं आए कब्जा कर लिया, वैसे ये शाखा लोगों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब सुनो, एक चंद्रगुप्त सेकंड, देखो एक शाखा किंग था, ठीक है। अब कब्जा किया तो उसका कोई राजा भी होगा। तो एक शाखा किंग था जिसका नाम था रुद्रसीमा थर्ड, रुद्रसीमा थर्ड, ठीक है, ये शाखा का राजा था। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, इस रुद्रसीमा थर्ड को हरा दिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शाखा कॉन्करर। मतलब समझ गए, ऐसे याद रख लो अगर नाम याद ना रहे, कि सेकंड ने थर्ड को हरा दिया, चंद्रगुप्त सेकंड ने थर्ड को यानी रुद्रसीमा थर्ड को हरा दिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शाखा कॉन्करर, मतलब शाखा को पीट दिया अच्छे से, समझ गए। ये आके हमारे कब्जा कर लिए थे, इनको पीट दिया था अच्छे से। अरे ब्रिटिशर्स के समय अगर होते ना ये गुप्ता, मज़ा आ जाता यार, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, एक चीज़ बताऊंगा। इसने सिल्वर कॉइन्स इशू किए हैं, ठीक है। अब इशू किए, इसके पहले पीछे कहानी समझो क्यों किए हैं, ठीक है। ये तो आपने रट लिया सिल्वर कॉइन्स की, भूल जाओगे, क्यों किए उसके पीछे समझो। देखो देखो शाखा रूलर्स ना पहले से ही सिल्वर कॉइन्स यहाँ चलाते थे। ये जब आए थे वेस्ट में तो यहाँ पहले से ही सिल्वर कॉइन्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया था शाखास ने। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने उनका एरिया जीत लिया। अगर वो ये कॉइन्स बंद कर देता, ध्यान से समझना, चंद्रगुप्त सेकंड अगर ये कॉइन्स बंद कर देता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिजनेस रुक जाता, मार्केट में प्रॉब्लम आ जाती। जैसे मान लो आज पूरे इंडिया में आपका रुपया दौड़ता है, ठीक है। अब सरकार क्या करे, एकदम से रुपया बंद कर दे, डॉलर ला दे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, मार्केट में दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए ऐसा ही चंद्रगुप्त सेकंड ने भी किया। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, सिल्वर कॉइन्स को बंद नहीं किया, उसने अपने सिल्वर कॉइन्स इशू कर दिए, ठीक है, ताकि ट्रेड जो है वो स्मूथली चलता रहे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नवरत्न के बारे में देखो, ठीक है, नवरत्न, नवरत्न यानी 9 जेम्स, ठीक है। अब देखो इसके कोर्ट में ना 9 रत्न थे, यानी 9 जेम्स थे। जैसे मान लो एक राजा होता है, ठीक है, राजा ने कोर्ट में 9 बहुत टैलेंटेड लोग रखे हुए थे। जैसे आज पीएम होता है ना, पीएम एडवाइजर्स रखता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखता है, ठीक है, पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे। वैसे ही उस टाइम राजा जो किंग था उसके पास एक्सपर्ट्स होते थे, ठीक है। अब ये 9 के 9 याद रखने हैं सर, नहीं 9 के 9 नहीं याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट वंस याद रखना है। जैसे आपका पहला है कालिदास, ठीक है। कालिदास कौन थे, ये एक पोएट थे, ठीक है। पोएट मतलब क्या होता है, कवि, ठीक है, ये कवि थे। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो काली कवि, ठीक है, काली कवि, कालिदास कवि, काली कवि, ठीक है। तो ये पोएट थे। इसके बाद दूसरे आते हैं आपके वरहम मिरहा, ठीक है, वरहम मिरहा, ये एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, समझ गए। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, मिरहा, तो मिरहा से ऐसे याद रख सकते हो मिटियोर, ठीक है, मिरहा से मिटियोर, ठीक है, याद रहेगा ना एस्ट्रोनॉमी इससे, ठीक है। अब देखो जस्ट इरेज कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद आते हैं आपके धन्वंतरी, ठीक है। धन्वंतरी कौन थे, ये डॉक्टर थे। राजा वाजा कहीं बीमार पड़ गया, कोई दिक्कत होगी, इसको कैसे याद रखना, डी से धन्वंतरी, डी से डॉक्टर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपके आते हैं
शंकु। शंकु क्या थे? ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? जैसे आपने शंख, शंख पकड़ लो, शंख का डिज़ाइन देखा है, कितना बढ़िया डिज़ाइन होता है शंख का। आपको अगर मैं बनाने को दूँ तो आप नहीं बना पाओगे। जो शंख जो पूजा में इस्तेमाल होता है शंख, उसका डिज़ाइन देखा है ना, कितना सुंदर होता है। तो इसीलिए शंख जो होगा, शंकु, ये डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, समझ गए। इतनी सारी चीज़ें थी, इसीलिए तो एक गोल्डन एज था। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइटल, ठीक है। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम वाज आल्सो नोन एज शाखा कॉन्करर। मैंने आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि इसने रुद्रामन थर्ड को डिफीट किया था, सेकंड ने थर्ड को हरा दिया था, ठीक है। इसने हाँ टाइटल भी अडॉप्ट किया था शाकाहारी, क्योंकि शाखा को कॉन्कर किया था तो शाकाहारी अडॉप्ट कर लिया था। उसने सिल्वर कॉइन्स लॉन्च किया जिसका नाम था रुपया, ठीक है, रुपया। किस नाम से लॉन्च किया था? रुपये, ये भी देख लेना। पैट्रॉइज और कोर्ट ऑफ स्कॉलर्स के नौ रत्न थे, ठीक है, जिनको नवरत्न बोला जाता है। जैसे कालिदास हो गया, वरमवीरा हो गया, धनवंतरी हो गया, और भी बहुत सारे थे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं राजा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, एक बार प्लीज़ बता देना मेरे को कमेंट में, ठीक है, कि आप लोग को आ रहा है सब समझ में। इसके बाद आपके आते हैं कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त वन। अब देखो इसके टाइम पे ना स्टेबिलिटी कंटिन्यू रही, ठीक है, कंटिन्यू स्टेबिलिटी रही, मतलब कि जब ये राजा बना तो सब गुप्ता एम्पायर एकदम इसको बढ़िया चलते हुए मिला था, और एम्पायर में एकदम शांति बनी रही थी इसके टाइम पे। कुमारगुप्त के टाइम पे कोई हल्ला उल्ला लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, कोई बड़ा रेबिलियन नहीं हुआ, इकनॉमी अच्छी थी, एम्पायर एकदम सेफ था इसके टाइम पे, ठीक है, समझ गए। मतलब इसका जो किस्मत था ना, लक था, वो बहुत बढ़िया था कुमार साहब का, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो पता नहीं क्यों टाइटल्स ये लोग लेते रहते थे, क्या शौक था इनको। तो इसने एक टाइटल लिया था महेंद्रदित्य, ठीक है, महेंद्र आदित्य, समझ गए। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या लिया था? विक्रमादित्य, कंफ्यूज मत होना, और इसने लिया था महेंद्र आदित्य, ठीक है। अब देखो बाद में इसके बाद जो राजा आता है वो आता है आपका स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम ना एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई सर? हुंस का अटैक हो गया, ठीक है, हुंस का अटैक हो गया भाई। इसके टाइम पे शाखा का हुआ था, इसके टाइम पे तो सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, इसके बाद इसके टाइम पे तो सब चीज़ें अच्छी थी। बट स्कंदगुप्त एक गुप्ता अलग, मतलब गुप्ता किंग था, कुमारगुप्त के बाद आया था। इसके टाइम पे हुंस का अटैक हो गया, ठीक है। अब हुंस कौन से? ये बाहर से आए हुए लोग थे, ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे। जैसे शाखाज आए थे वैसे हुंस आ गए, ठीक है, समझ गए एकदम। जैसे शाखाज आते हैं, ग्रीक्स आते हैं आपकी हिस्ट्री में, वैसे ही आ गए। अब ये लोग आते क्यों थे? देखो यार, इंडिया ना उस टाइम पे बहुत रिच था सर, हाँ। जैसे इंडिया में बहुत सारा गोल्ड था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ट्रेड बहुत अच्छा था, तो सब कुछ था इंडिया में, ठीक है। तो इसीलिए बाहर के इन्वेडर्स को लगा कि इंडिया और उसको लूट लो अच्छे से, ठीक है। तो मतलब समझ गए कि चोर को पता लगा कि किस घर में बहुत पैसा है, चोर को तो पता ही होता ना कि किस घर में बहुत पैसा है। तो सब बाहर वालों को पता था भाई इंडिया में बहुत पैसा है, तो आओ इसको लूट लो, समझ गए। अब स्कंदगुप्त ने क्या किया? स्कंदगुप्त ने बुरी तरह हुंस को हराया, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी, यही तो इसकी अचीवमेंट है, ये हारी किसी से नहीं, चाहे जितने बाहर लोग आए। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया? हुंस को स्टॉप कर दिया। इसको कैसे याद रखना है? स्कंदगुप्त स्टॉप हुंस, ठीक है, एस से स्टॉप, एस से स्कंदगुप्त, ठीक है। इसने हुंस का इन्वेजन स्टॉप कर दिया, समझ गए। अच्छा आप समझोगे कि यार इतना बढ़िया चला तो गुप्ता जो एम्पायर है गिर क्यों गया, इसका फॉल डाउन क्यों गया जब इतना बढ़िया चल रहा है? देखो भैया, अगर हम हार गए, आप समझ लोगे ना, तो गुप्ता एम्पायर मतलब अगर हम हारे नहीं है तो गुप्ता एम्पायर गिरा क्यों फिर? देखो यार, आपके घर में मान लो 100 चोर अटैक करते हैं, ठीक है, आपके घर में 100 चोर ने जाके अटैक कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करते हो? सबको भगा देते हो। तो इससे क्या होगा? आपका पैसा खर्च होगा, आर्मी थक जाएगी, ठीक है, लोग मरेंगे। तो इसीलिए गुप्ता एम्पायर के साथ यही हुआ, ठीक है, धीरे धीरे वीक होता चला गया। भाई पैसा लगेगा ना हर चीज़ में, आप लड़ाई कर रहे हो, वेपन्स सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक इंस्क्रिप्शन और देख लो जिसका नाम है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। देखिए ये क्या था? इस इंस्क्रिप्शन में हुन्स और स्कंदगुप्त की वॉर का डिस्क्रिप्शन है। मतलब मैंने क्या बोला? स्कंदगुप्त और हुन का इन्वेजन हुआ था, इनके बीच में जो वॉर हुई थी ना, ठीक है, वो हमें कहाँ से पता चलती है? इस इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब सर ये भितारी कहाँ है? देखो भितारी एक जगह है, आपको गाजीपुर में मिल जाएगी, ठीक है। गाजीपुर सर कहाँ है? यूपी में है। सर यूपी कहाँ है? तैयारी करना छोड़ दो बेटा, ठीक है। तो भितारी गाजीपुर है। गाजीपुर कहाँ है बेसिकली? अगर हो सकता है लोगों को गाजीपुर ना बताओ, गाजीपुर बनारस के पास है, ठीक है, बनारस से बहुत क्लोज है, बॉर्डर टच करता है गाजीपुर, ठीक है, बनारस के बहुत पास है, समझ गए। तो ऐसे याद रख लो कि भितारी में क्या लिखा है? बैटल विथ हुंस, जो बैटल हुई थी हुंस के साथ, ठीक है, बैटल विथ हुंस। तो बी से बैटल, बी से भितारी, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई कौन से इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि हुंस और स्कंदगुप्त के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। आओ एक बार हम पढ़ लेते हैं। हाँ,
तो कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त, देखो कुमारगुप्त ने टाइटल लिया महेंद्रादित्य, ठीक है, इसके टाइम पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इन्वेजन ऑफ द हुन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम होता है, और हुन्स जो है कंप्लीटली डिफीट कर देता है स्कंदगुप्त हमारा, और बितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि इनके बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। और हुन्स का इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर था, मैंने आपको बताया ना, गुप्ता का डिक्लाइन हो गया भाई, ये हरा दिए तो क्यों डिक्लाइन हुआ भाई, पैसा जाता है, ठीक है, वॉर में आपकी आर्मी थक जाती है, लोग मरते, तो इन सब चीज़ों से तो जितने रूलर्स थे वो हमने सब खत्म कर दिए, ठीक है। अब इसमें कोई रूलर्स नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे एम्पायर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कैसी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहता था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो लैंड रेवेन्यू देखेंगे। अब ये लैंड रेवेन्यू क्या होता है सर? अब देखो, अब मैंने आपको रूलर्स बता दिए, आपको जितना लिख के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आराम से सब यही समझा दूंगा मैं। लैंड रेवेन्यू क्या होता है? लैंड रेवेन्यू होता है खेती की ज़मीन पर लगने वाला टैक्स, उसे हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर आपका घर होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स पड़ता है, ठीक है, लैंड टैक्स होता है, जैसे आपने ज़मीन ली तो लैंड टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह उस टाइम खेती की ज़मीन पर टैक्स होता था, उसे लैंड रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। बस यही होता है लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब ये समझो एक भाग क्या होता है। भाग मतलब होता है क्रॉप का हिस्सा, ठीक है। भाग मतलब होता है जो क्रॉप है उसका हिस्सा। सोचो अगर आपने 600 किलो गेहूँ उगाया अपने खेत पर, 600 किलो गेहूँ उगाया, तो राजा बोलता है मुझे 1/6 हिस्सा दो इसका, ठीक है। इसका कितना दो? 1/6। तो 600 का 1/6 कितना हुआ? तो 600 का 6 तो करीब 100 किलो, समझ गए। और राजा क्या बोलता है? 100 किलो मुझे हो गया, बाकी 500 किलो तुम्हारा हो गया, ठीक है। 600 में 100 किलो मेरा, बाकी 500 किलो तुम्हारा। अब आप सोच रहे होगे, मैं हर चीज़ बताता हूँ, अब आप सोच रहे होगे कि 1/6 ही क्यों चुना यार, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो इसके पीछे लॉजिक है, अगर राजा आधा लेता, अगर आप मान लीजिए 600 किलो उगाया, राजा आधा लेता, 300 किलो राजा ही ले रहा है, तो किसान फिर क्या बेचता, क्या कमाता? तो समझ लो किसान गरीब हो जाता। और अगर राजा बहुत कम लेता, ठीक है, तो राजा को आर्मी चलानी है भाई, उसके पास उसके लिए पैसा ही नहीं होता, इसलिए 1/6 एक बैलेंस माना गया, तो इसीलिए इसको रखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो, लैंड रेवेन्यू पे जो लैंड पे टैक्स लेते थे वो कौन कौन से? उद्रंग था और भाग था, ठीक है, उद्रक एंड भाग। इसका मतलब गुप्ता पीरियड में लैंड टैक्स को भाग या उद्रंग कहते थे, जो लैंड टैक्स लगता था उसे भाग या उद्रंग कहते थे, ठीक है। एग्जाम में दोनों पूछ सकता है तो दोनों सेम है, ठीक है। भाग या उद्रंग कहते थे किसको? लैंड टैक्स को। आपको समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? उद्रंग क्या है? लैंड रेवेन्यू। और कितना था? 1/6 था। इसके बाद आपका आता है उदक भोग। देखो इसको तोड़ेंगे, ये जो आपका उदक है ना, उदक, इसको उदक मतलब पता क्या होता है? पानी। अगर आप सर्च करोगे तो उदक मतलब होता है पानी, समझ गए। और भोग मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है, समझ गए। सब बहुत सुना भोग विलास, तो भोग मतलब होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, और उदक मतलब होता है पानी, यानी पानी का इस्तेमाल। तो मतलब पानी के इस्तेमाल करने पे जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे उदक भोग, ठीक है। इरिगेशन टैक्स, पानी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने आपका कैनाल बनाया है, ठीक है, आपको पानी दिया है, तो इस सब के लिए टैक्स लेगी नहीं लेगी? गवर्नमेंट रोड बनाती टैक्स लेती है नहीं लेती है? गडकरी जी को भूल गए? तो वैसे ही हो रहा था, ठीक है। उदक भोग मतलब पानी पे लगने वाला टैक्स, इरिगेशन टैक्स, जो आप पानी यूज़ करोगे। इसके बाद आता है उपौर्णिका। अब ये क्या है? देखो समझ लो आपको लखनऊ से नेपाल सामान लेकर जाना है, ठीक है, तो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त गवर्नमेंट जो है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लखनऊ से आप नेपाल जा रहे हो, ठीक है, तो आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, ये ऊपर से बॉर्डर क्रॉस करने पर टैक्स लगता है, तो ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपर से जो बॉर्डर क्रॉस करते हो उस पर लगने वाला टैक्स है, समझ गए। इसके बाद आपका आता है, ये है बाली, बेसिकली बेली नहीं बाली, ठीक है। बाली क्या था? बाली मतलब ये लैंड टैक्स था, ये भी क्या था? लैंड टैक्स था, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, बी से बाली होता है, बी से भूमि होता है। भूमि मतलब क्या होता है? लैंड होता है ना, भूमि मतलब ज़मीन होता है, लैंड होता है, ठीक है। अब आता है विष्टि। विष्टि मतलब होता है फोर्स लेबर, ठीक है, विष्टि मतलब होता है फोर्स लेबर, ठीक है। लेबर कौन होता है? लेबर होता है मजदूरी, ठीक है। जब किसी को ज़बरदस्ती आप काम करवाते हो, ठीक है, जब किसी को ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विष्टि, यानी फोर्स लेबर। ज़बरदस्ती करा रहे हो तो उसको फोर्स लेबर कहते हैं, ठीक है। समझ के बात को? आज के टाइम पे जैसे बेगार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इनवैलिड कर रखा है, आप कर नहीं सकते प्रैक्टिस, तो वैसे ही उस टाइम पे विष्टि था, ठीक है। कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं आता? अभी देखो प्रतिपाल है। देखो अगर आपने, पहली मेरी बात समझना अच्छे से, अगर आपने ज़मीन बेची, ठीक है, या किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है, या राजा ने किसी को मान लो ज़मीन डोनेट कर दी मंदिर के लिए या किसी भी काम के लिए, तो जो उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, वो रिकॉर्ड का काम, वो सब रखना, वो सब कौन रखेगा? जैसे आज मान लो आप कहीं ज़मीन देखने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको आज से रिलेट करके पढ़ा देता हूँ। जैसे आज मान लो आप कहीं ज़मीन देखने जा रहे हो, ठीक है, तो ज़मीन का लेखा जोखा कौन रखता है? लेखपाल रखता है ना, लेखपाल रखता है ना। तो उस समय कौन रखता था? उस समय प्रतिपाल रखता था, समझ गए। लेखपाल प्रतिपाल, लेखपाल प्रतिपाल, ये रिकॉर्ड एंड वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये सब देखता था, समझ गए। राजा ने किसको ज़मीन दी, कितनी ज़मीन बची है, ये सब लेखपाल का काम था, मतलब प्रतिपाल का काम था, ठीक है।
अब हम देखेंगे पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर। देखो अगर मान लो उस समय इंडिया से चाइना जाना, इमेजिन करो कोई ट्रेन थी उस समय गुप्ता एम्पायर के टाइम पे नहीं थी, कोई ट्रक था, कोई एरोप्लेन था नहीं था, तो लोग कैसे जाएंगे? लोग सी रूट से जाते थे, समुंदर से जाते थे। इसीलिए जो पोर्ट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के बात को? सबसे पहला जो आता है ताम्रलिप्ति आता है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड होता था श्रीलंका में, चाइना में, अलग अलग जगह जाके, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें सर? ताम्रलिप्ति, ये तो पता चल गया बंगाल में है, नॉर्थ इंडिया पोर्ट हो गया। इसको याद कैसे करें? देखो सुबह उठकर लोग कहते नहीं है कि सुबह उठकर आपको पानी पीना है किसी तांबे के बर्तन में, ठीक है। जो तांबे का बर्तन होता है ना उसमें आपको पानी पीना है, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, तो ऐसे याद रख लो। ताम्रलिप्ति से तांबे के बर्तन में क्या पीते हो? पानी पीते हो। तो पानी से क्या हो गया? पोर्ट, समझ गए? तो ताम्रलिप्ति पोर्ट था। इसके बाद आता भृगु, कच्छ, भरूच। ये कहाँ है? ये आपका ये इंडिया यहाँ पर है, कच्छ यानी वेस्टर्न साइड है, गुजरात साइड है, ठीक है। बात समझ गए? भरूच में आपका वेस्टर्न पोर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपका कावेरीपट्टनम है, तमिलनाडु में है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे सोपारा हो गया, ये भी आपको वेस्ट में है, और मुजिरिस हो गया, प्रस्थान हो गया, अरिकामेडु है, ठीक है। तो ये पोर्ट बस सारे एक बार याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन सा गुप्ता का पोर्ट नहीं था, या इसमें से कौन कौन से पोर्ट गुप्ता के थे, तो इसलिए एक बार ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या दिया है? देखो गिल्ड्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सोचो फॉर एग्जांपल दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में 100 सोनार वाले हैं, ठीक है, 100 सोनार वाले हैं, सब मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। आज जैसे अगर आप देखते हो ना, डॉक्टर एसोसिएशन होता है, लॉयर्स एसोसिएशन होता है, वैसे ही एशियंट इंडिया में गिल्ड्स था, ठीक है। इसको श्रेणीज भी बोलते हैं, समझ गए? तो इनका एक एसोसिएशन था, ये पावरफुल थे, सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप थे, ठीक है। मर्चेंट और आर्टिसन का एसोसिएशन था, जिनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स थी, फिक्स वेजेस से, स्टैंडर्ड्स से, रूल्स हो इसके लिए, ठीक है। अब आ जाओ कॉइन्स पे। देखो गुप्ता के पास ना, आपको पता है सिल्वर तो था ही, सिल्वर को क्या बोलते थे? रुपका, ठीक है, रुपक। और इनके पास गोल्ड भी था। अब भाई गोल्डन पीरियड गुप्ता, तो गोल्ड कॉइन्स तो होना आम ही बात है, हो गया ही, ठीक है। तो उस समय जो गोल्ड कॉइन्स थे ना उसको दिनार बोलते थे, ठीक है, बात समझ गए? सिल्वर कॉइन्स मैंने आपको बताया ना, रुपये बोलते थे, किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। शाका रूलर्स को आया था, याद है ना आपको, समझ गए? तो जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको हम दिनार बोलते थे, ठीक है। और जो कॉइन्स थे ना वो कई टाइप के थे, कई टाइप के सर। देखो कॉइन्स अलग अलग डिज़ाइन के बनते थे। जैसे मान लो एक कॉइन है, इसमें राजा की फ़ोटो है और आर्चर टाइप है, आर्चर मतलब हो गया धनुष, ठीक है, धनुष पकड़े राजा, ठीक है। किसी में गरुड़ है, ठीक है, गरुड़ आपका पक्षी होता है, किसी में हॉर्समैन है, किसी में टाइगर है, ठीक है। तो ऐसे करके कॉइन्स होते थे। तो दिनार गोल्ड और रुपये बोलते थे सिल्वर को, ठीक है। इंट्रोड्यूस रेगुलरली आफ्टर द शाखा विक्ट्री, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी गोल्ड कॉइन्स के टाइप थे, मैंने आपको बता दिए। अब आ जाओ सोसाइटी एंड कल्चर पे। कैसी सोसाइटी थी, कैसा कल्चर था गुप्ता एम्पायर का? स्टार्ट करते। सती विडो बर्निंग अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस एट इवान मेंशन सती प्रैक्टिस। देखो क्या बोल रहा है, इवान एक जगह है एमपी में, ठीक है। यहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उस इंस्क्रिप्शन में सती का मेंशन है, यानी उस टाइम पे सती होती थी, ठीक है। संस्कृत बहुत डेवलप हुई, संस्कृत फ्लरिश हुई, कोर्ट की लैंग्वेज भी थी। और मैंने आपको बताया भी था ना, जो समुद्रगुप्त के बारे में पिलर पे लिखा गया था, इलाहाबाद पिलर पे, उस पर किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, मैं उसका नाम रिकॉल करूँगा अगले सेशन में, ठीक है, बताना है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? संस्कृत बहुत डेवलप हुई, ठीक है। और एक चीज़ क्या लिखा है, इन संस्कृत ड्रामा वुमेन एंड शूद्रा ऑफन स्पीक प्राकृत। देखो सोचो एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है, ड्रामा मतलब एक प्ले चल रहा है, ठीक है। अब उस ड्रामा में राजा कौन सी भाषा बोलता था? संस्कृत बोलता था, ठीक है। पंडित कौन सी भाषा बोलता था? संस्कृत बोलता था। लेकिन जो वुमेन और शूद्रास थे ये प्राकृत बोलते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये चीज़ दिखाता है कि जो संस्कृत थी वो एलाइट लोगों की लैंग्वेज थी, और जो प्राकृत थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, ठीक है। जैसे आज मान लो इंग्लिश है तो वो एलाइट लोग की लैंग्वेज है, मतलब एजुकेटेड क्लास लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो हिंदी है वो कॉमन लोग की भाषा होगी, एकदम वैसे ही, ठीक है। वुमेन एंड शूद्रा प्राकृत बोलते थे, और जैसे राजा हो गया, पंडित हो गया, ये संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिवाइवल, तो ब्राह्मणिज्म उस समय फिर से स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। टेम्पल ग्रांट्स बट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। चेस चतुरंगा ओरिजिनेटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो क्या बोल रहा है, किंग जो था ना टेम्पल्स को लैंड देता था, ठीक है, या विलेज गिफ्ट करता था। क्यों करता था? क्योंकि टेम्पल सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी उस टाइम, वहाँ पे एजुकेशन भी होती थी, ठीक है, और लोगों की मीटिंग्स भी होती थी, तो इसलिए किंग्स जो था उन्हें सपोर्ट करता था, ठीक है, बात समझ गए? अच्छा आप लोग एक चीज़ सोच रहे होगे कि उस समय ब्राह्मणिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, यानी हिंदुज़म बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो बाकी जो बुद्धिज़्म था वो तो ख़त्म ही हो गया होगा। नहीं, हिंदुज़म स्ट्रॉन्ग था, बुद्धिज़्म भी चलता था और जैनिज़्म भी चलता था, मतलब रिलीजियस को एग्जिस्टेंस थी, जैसे बोलते हैं ना रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, ठीक है। सब धर्म उस समय एग्जिस्ट करते थे, पीसफुली रहते थे, ठीक है, ये रियलिटी थी। चेस चतुरंग और ओरिजिनेटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो
चतुरंग क्या होता है? चतुर मतलब होता है चार, और अंग मतलब क्या होता है? अंग मतलब होता है पार्ट। जैसे आपको बोलते हैं ना बॉडी के अंग है, ऑर्गन है, तो पार्ट्स होता है, ठीक है। तो आर्मी के ना 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एलिफेंट होता है, हॉर्स होता है, सोल्जर्स होते हैं, और चैरियोट यानी सिपाही होते हैं, ठीक है। आर्मी के 4 पार्ट होते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपका चेस बना था और आज पूरी दुनिया खेलती है, ठीक है। आपको दिखेंगे एलिफेंट, हाथी दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, ठीक है, और सोल्जर्स और चैरियोट ये सब दिखते हैं, ठीक है। बात समझ गए? अब हम देखेंगे साइंस, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। तो गुप्ता टाइम बहुत फेमस था। आपको एक गुप्ता टाइम में बहुत फेमस थे आर्यभट्ट, ठीक है। आज भी आप नाम जानते होगे आर्यभट्ट का, ठीक है। आर्यभट्ट ने किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कैलेंडर, प्लैनेट सब कुछ था, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने एक और चीज़ बताई थी कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सेस, ठीक है। क्योंकि उस टाइम लोग सोचते थे कि जो है सन घूम रहा है, ठीक है। आर्यभट्ट ने बोला नहीं, अर्थ खुद घूमता है, सन का चक्कर लगाता है, सन तो वही है, ठीक है। समझ गए? इसी वजह से दिन और रात होता है। तो ये आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था। धन्वंतरी थे आपके मेडिसिन से रिलेटेड थे, मैंने आपको नवरत्न में बताया भी था, डी से धन्वंतरी, डी से डॉक्टर, ठीक है। आयुर्वेदा, फाहियान नोट्स हॉस्पिटल। देखो फाहियान जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, ठीक है, ये आता है गुप्ता पीरियड के समय, और इसने अपनी डायरी में लिखा था कि उस समय हॉस्पिटल्स भी थे, फ्री हॉस्पिटल्स भी थे। यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे तो नालंदा, ये बिहार में, ठीक है। अगर आप आज जैसे देखोगे ना, दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फेमस है, ठीक है। इंडिया की बात करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो दुनिया भर से उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, ठीक है। एक हुअन सांग था, ये भी यहाँ पे पढ़ने आया था, ठीक है। चाइनीज़ ट्रैवलर था, ये भी नालंदा में पढ़ने आया था, उसने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। आइए अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। उस टाइम के ऑफिसर्स देखेंगे, जैसे आज आपके डीएम होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। उस टाइम ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? देखो, महा महान दंड नायक, ठीक है। महा मतलब हो गया बड़ा, ठीक है, कोई महा है मतलब बड़ा है, ठीक है। और दंड मतलब हो गया आपका पनिशमेंट, ठीक है। और ये आपका जो नायक है, नायक मतलब हो गया आपका लीडर, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा पनिशमेंट देने वाला लीडर होता है तो वो कौन हो गया? चीफ जस्टिस हो गया, ठीक है। अब आता है उपानिकस, ठीक है। उपानिका मतलब होता है कोई प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस को कहते थे उपारिक, प्रोविंस को कहते हैं। प्रोविंस मतलब हो गया जैसे आज आपके स्टेट्स हैं ना, यूपी, बिहार, एमपी, तो क्या होगा? हर स्टेट का गवर्नर है, उसी टाइम पे गवर्नर को कहा जाता था उपारिक, ठीक है, प्रोविंशियल जुडिशियल अथॉरिटी। इसके बाद आता है विषयपति। देखो, विषय मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, विषय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और पति मतलब होता है हेड, तो जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा। इसके बाद है महाप्रतिहार, ठीक है। जैसे मान लो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, वहाँ पे कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहते हैं हमारे। तो जैसे राष्ट्रपति भवन का सिक्योरिटी चीफ होता है, वैसे ही उस टाइम गुप्ता पैलेस, ठीक है, गुप्ता का जो महल था, जो भवन था, उसका जो रखवाला करता था वो था आपका महाप्रतिहार, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रतिहार। प्रतिहार ये क्या होता है? देखो, राजा का दरबार ऑर्गेनाइज कराना। जैसे मान लो कोई गेस्ट आ जाते हैं तो अब राजा थोड़ी गेट खोल के अंदर बिठाता है, तो वो सब काम कौन करता था? आपका प्रतिहार हो गया, ठीक है। दूताकाश हो गए। देखो, दूताकाश समझो, दू से दूत, दूत मतलब क्या हो गया? मैसेंजर, समझ गए। तो राजा का ऑर्डर लेकर जाना, ठीक है, रॉयल मैसेंजर का काम करते थे ये लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद है महासंधिवी ग्रहिका, ठीक है। संधिवी क्या होता है? संधिवी मतलब होता है पीस, ठीक है। और ग्रहविका मतलब होता है वॉर। तो पीस एंड वॉर के मिनिस्टर को हम बोलते थे। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। फाहियान ऑब्जर्वेशन, नो कैपिटल पनिशमेंट इन गुप्ता पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई कैपिटल पनिशमेंट यानी कोई डेथ पनिशमेंट उस समय नहीं थी, ठीक है। फाहियान चाइनीज़ ट्रैवलर था, चाइना से आया था, उसने देखा कि लोग जनरली खुश थे उस टाइम पे, ठीक है। और क्राइम जो था वो बहुत कम था, और डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट बहुत कम या ना के बराबर थी, ठीक है। तो उसने ये सब नहीं देखा, तो मतलब बहुत अच्छा और पीसफुल लोग रहते थे उस टाइम गुप्ता के टाइम पे। आर्मी के बारे में देखेंगे तो देखो, वॉर के टाइम राजा खुद आर्मी लीड करता था, इस बात को ध्यान रखा। जैसे समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, तो खुद वॉर में जाते थे, ठीक है। तो किंग जो था वो खुद वॉर में लीड करता था, ठीक है। सन भी मैंने आपको बता दिया, पीस एंड वॉर मिनिस्टर अभी बताया, ठीक है। इसके बाद महाबल अधिकारिता। देखो, बल मतलब होता है आर्मी, आर्मी का मतलब होता है बल, ठीक है। जो महा हो गया जो सबसे बड़ा है, तो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को इस नाम से बोले जाते थे, ठीक है। फिर आता है पीलूपति। पीलू मतलब होता है हाथी, तो स्पेशल कमांडर एलिफेंट्स को जो हैंडल करते थे। अश्वापति, अश्वा मतलब होता है घोड़ा, ये हॉर्स को करेंगे। नारापति इन्फेंट्री, जो पैदल चलने वाले होते थे उनको देख रेख करने के लिए नारापति ऑफिशियल थे, ठीक है। तो ये सारे लोग थे। इसके बाद राणा भंडरिका, ये मिलिट्री सप्लाईज और वेलफेयर ऑफिसर थे, ठीक है। मिलिट्री में कुछ सप्लाई अप्लाई करना उसको देखते थे। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता। आपका गुप्ता खत्म हो गया है, ठीक है। गुप्ता एम्पायर पूरा हमने इकोनॉमी, पोर्ट्स, रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, साइंस सब कुछ देख लिया है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता। इसको मेरा कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, गुप्ता एम्पायर के बाद क्या होता है ना, गुप्ता एम्पायर वीक हो गया, ठीक है, गुप्ता एम्पायर वीक हो गया। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, वैसे ही जैसे मौर्यन एम्पायर के बाद बन गए थे, तो गुप्ता एम्पायर के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बन गए। इसी को हम बोलते हैं रीजनल पावर्स, ठीक है। रीजनल पावर्स आपकी कौन थी, जैसे मोखारीज थे, ये आपके कन्नौज एरिया में थे। कन्नौज कहाँ है सर, यूपी में है, ठीक है। आपके वर्धांस थे, वर्धांस को पुष्यभूति भी कहा जाता था, ठीक है। ये कहाँ पर थे, देखो पहले इनका कैपिटल था थानेश्वर, थानेश्वर मतलब हरियाणा में है, ठीक है। बाद में हर्षा ने कैपिटल शिफ्ट करके कन्नौज कर दिया था फिर, ठीक है, बात समझ गए। पालाज आपके बंगाल में थे, गुज्जर प्रतिहार्स आपके नॉर्थ इंडिया में थे, और राष्ट्रकूट आपके डेक्कन में थे, ठीक है, डेक्कन में थे राष्ट्रकूट, समझ गए। अब देखो, कंपटीशन फॉर कन्नौज वाज नोन एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। देखिए पहले, ट्राई मतलब होता है 3, और पार्टाइट मतलब हो गया पार्टीज, यानी 3 पार्टीज की फाइट थी, ठीक है, लड़ाई थी। किस जगह के लिए, कन्नौज जगह के लिए। क्यों, क्योंकि कन्नौज बहुत रिच था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, लोकेशन अच्छा था, प्रेस्टीज अच्छा था, सब कुछ था, ठीक है। अब देखो, 3 किंग कौन कौन से थे, एक तो आपके थे पालास, ठीक है, पालास थे, एक थे गुज्जर प्रतिहार्स, और एक थे राष्ट्रकूटा। ये तीनों ना कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, कन्नौज के लिए लड़ते थे। इसी को हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते थे, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम हर्षा के बारे में देखेंगे, हर्षवर्धन, ठीक है। देखो, गुप्ता के बाद नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल किंगडम मतलब जो किंग था वो यही था, ठीक है। इसकी डायनेस्टी थी वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, इसको पुष्यभूति भी कहते थे, उसी का ये राजा था, समझ गए। और हर्षा के बाद ये डायनेस्टी समझो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, ठीक है, बस इसी तक ये वर्धन डायनेस्टी जिंदा थी। ये जब मर गया तो फिर डायनेस्टी भी खत्म हो गई, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंसान था, नोबल इंसान था हर्षा आपका, ठीक है। अगर देखोगे तो इसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड एज अ नोबल रूलर, ठीक है। देखो, ही वॉज नोन एज अ नोबल रूलर, ठीक है। काफ़ी कम टैक्स लेता था, ठीक है, वेलफेयर का काम करता था। इसने रोड्स, हॉस्पिटल, रिलीजियस जो है रिलीजियस टॉलरेंस रखा था, ठीक है, लोगों की मदद करता था, इसीलिए एक अच्छा राजा माना जाता था। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, हर्षा के सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से इसके बारे में पता चलता है, तो हर्षा के बारे में हमें पता चलता है हर्षचरिता से, ठीक है। हर्षचरिता क्या है सर, हर्षचरिता हर्षा की बायोग्राफी है। इसे किसने लिखा था, इसे बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है, इसी का पोएट था, कोर्ट पोएट, उसने लिखा था, समझ गए। हुअन सांग इसी के टाइम पर आया था। अब कैसे याद रखना, देखो फाइयान आया था गुप्ता में, ठीक है, एच से हुअन सांग, एच से हर्षा, तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, हुअन सांग आया था, चाइना से आया था, ठीक है। और इसने इसके बारे में, इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है। अच्छा, उस समय एक राजा था पुलिकेशन II, चालुक्य राजा था हर्ष के टाइम पे, ध्यान रखना। हर्षा सोचता था कि पूरे इंडिया में मैं पूरे इंडिया को जीत लूँगा, मैं ही पावरफुल हूँ, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया में एक राजा था चालुक्य डायनेस्टी का, पुलिकेशन II, उसने हर्षा को हरा दिया नर्मदा नदी पर, ठीक है। इसका हमें एहोल और स्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, ठीक है। दोनों वॉर हुई, जगह थी नर्मदा नदी, रिजल्ट क्या होता है, पुलिकेशन II जो है जीत जाता है, ठीक है। और इस वॉर का प्रूफ हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। ये फिलॉसफी और रिलीजियस थिंकर हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। पहले आ जाओ हर्षा के बारे में ही चीज़ें जान लेते हैं। नो स्लेवरी, उस समय आप देखोगे तो कोई गुलामी नहीं थी, या बहुत कम गुलामी थी, ठीक है। इसके बारे में पता चलता है। एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है। अब सोचो, हर्षा के पास बहुत छोटा सा किंगडम है, ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होती तो क्या होता कि सब अटैक कर देते, तो इसीलिए उसने स्ट्रॉन्ग आर्मी रखी। स्ट्रॉन्ग आर्मी बहुत ज़रूरी था, ठीक है। महा ममताज़, देखो ये क्या है, ये बेसिकली महाममताज़ हैं, ये बेसिकली कौन थे, ये हर्षा के संवत थे, यानी फ्यूडेटरीज थे, समझ गए। ये टैक्स देते थे और वॉर के टाइम सोल्जर्स भी भेजते थे, समझ गए यार। मतलब इंडिया में अलग अलग जगह महामताज़ थे, तो वॉर के टाइम हर्षा को सोल्जर्स भेजते थे, ठीक है, ये सब करते थे। अब देखते हैं लिटरेचर एंड कल्चर पर। तो देखो, हर्षा सिर्फ किंग नहीं था, वो खुद भी राइटर भी थे, ठीक है। तो हर्षा ने, अगर आप देखोगे तो बेसिकली 3 किताब लिखी थी, नगनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक। इसको कैसे याद रखोगे, हर्ष को नग और रत्न बड़े प्रिय थे, नग और रत्न बड़े प्रिय थे, ठीक है। हर्षचरिता जो हर्ष की बायोग्राफी है, किसने लिखा है, इसके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने लिखा है, समझ के बात को। और एक और फेमस थी कदम्बरी, वो भी बाण भट्ट ने लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हुन सांग विजिटेड हिज कोर्ट, डिस्क्राइब नालंदा यूनिवर्सिटी एट इट्स पीक, नालंदा के बारे में मैंने बताया, वो अपने पीक पर थी, ठीक है। सोसाइटी के बारे में देखेंगे तो सोसाइटी में देखोगे कास्ट सिस्टम रिजिड अमंग हिंदूज, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हुआ था अर्लियर टाइम्स में, गुप्ता तक
था गुप्ता के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है। तो वुमेन की फ्रीडम तो जी वो पहले से कम हो गई थी, ठीक है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई थी, सती बहुत कॉमन हो गया था, मतलब गुप्ता के कंपैरिजन में सती और ज़्यादा दिखने लगा था पोस्ट गुप्ता में, ठीक है। और विडो रीमैरिज जो थी, देखो लिखा विडो रीमैरिज फॉरबिडन अमंग हायर कास्ट बट अलाउड अमंग शूद्रास। विडो रीमैरिज अपर कास्ट में अलाउड नहीं थी, लेकिन शूद्रास कर सकते थे, उनको अलाउड था। इकोनॉमी देखोगे तो मोस्टली एग्रेरियन थी। एग्रेरियन मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड, खेती से, ठीक है। जो लोकल लैंड लॉर्ड्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। क्यों? अब वही बात हो गई ना कि भाई राजा क्या करता था, राजा टेम्पल और ब्राह्मण को लैंड देता था, तो लोकल जमींदार क्या हो गए, धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे। वही चीज़ इसमें बोली गई है। एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिलीजन पे आ जाओ, रिलीजन के बारे में देखते हैं। देखो हर्षा पहले जो था ना एक शिव भक्त था, डिवोटी ऑफ शिव, शिव जी का भक्त था, लेकिन बाद में वो महायान बुद्धिस्ट बन गया, ठीक है। अब ये क्यों चेंज हुआ, देखो हर्षा पहले हर्षा पर अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का और हुएन सॉन्ग का इन्फ्लुएंस पड़ा था, ठीक है। हुएन सॉन्ग इसी के कोट में था ना, एच से हर्षा, एच से हुएन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा था, ठीक है। इसीलिए इसने महायान बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया, अपना लिया, ठीक है। और रिलीजियस टॉलरेंस प्रैक्टिस करता था, ठीक है। हर्षा सिर्फ बुद्धिज़्म को सपोर्ट नहीं करता था, वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सबको रिस्पेक्ट देता था, ठीक है। जैसे गुप्ता में था वैसे ही चल रहा था, समझ गए। एवरी 5 years एट प्रयाग इलाहाबाद हेल्ड द महादान चैरिटी फेस्टिवल लास्टिंग 3 months, ठीक है। हर 5 साल में प्रयाग यानी इलाहाबाद में बहुत बड़ा डोनेशन फेस्टिवल होता था, ठीक है। हर्षा क्या करता था, हर्षा अपनी ज्वेलरी, गोल्ड, मनी, कपड़े सब डोनेट कर देता था, ठीक है। इसी वजह से इसको जेनरस और नोबल राजा माना जाता था, ठीक है। अब जो आपके चाइनीज़ ट्रैवलर थे हुएन सांग, इनने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया, ट्रैवल ड्यूरिंग द हर्ष रीजन प्रेज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन था, रोड्स एंड रिवर रूट्स वेयर सेफ फ्री फ्रॉम रॉबरी। क्या बोला, रोड पर रॉबरी नहीं होती थी, ठीक है, मतलब लूट मार नहीं होती थी, ट्रैवल सेफ था। ऑडियल बाय फायर एंड पॉइजन वेयर यूज्ड इन जुडिशियल सिस्टम। देखो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसका मतलब पता क्या है, कोर्ट को अगर डाउट है, ठीक है, कि ये आदमी चोर है या नहीं है, तो कभी कभी फायर टेस्ट या पॉइजन टेस्ट करवाते थे, ठीक है, समझ गए। और लोग मानते थे कि अगर ये ईमानदार होगा तो ये बच जाएगा, अगर नहीं होगा तो भाई समझ गए। लेकिन आज ये टेस्ट नहीं है तो चिंता मत करो, उस समय था, बड़ी अजीब सी चीज़ थी। फिर ट्रेड ड्यूटीज़, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करते वक्त टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, बिल्कुल आज के टाइम जैसे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो उस समय ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये फाइयान का ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा ये फिलॉसफी एंड रिलीजियस थिंकर बचा है। देखो फिलॉसफी एंड रिलीजियस थिंकर्स, ठीक है, ये दर्शन है और किसने फाउंड किया था, सांख्या, ये कपिला, ठीक है। कैसे याद करना है, देखो कपिल शर्मा शो होता है ना, कपिल शर्मा शो में आप देखोगे ऑडियंस की संख्या गिनना कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो कपिल संख्या। पतंजलि तो सबको पता होता है, योगा, ठीक है, हमारे पतंजलि जी योगा से कनेक्ट है। एक गौतम नाम का जज है, वो न्याय दे रहा है, ठीक है। और कन्नड़ वैशिका, ठीक है, कन्नड़ वैशिका। और जैमिनी हो गया मिम्सा, ठीक है, जैमिनी मिम्सा, ऐसे देख लेना। वेदांता जो है वो वेदांता किसने दिया था, आपका शंकराचार्य ने, ठीक है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य 8th century के थे, केरला में बॉर्न हुए थे। इनने 4 मठ इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एक्चुअली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों जगह इन्हें मठ इस्टेब्लिश किया था। कहाँ कहाँ, एक तो आपका श्रृंगेरी में किया था, श्रृंगेरी आपका साउथ में है, द्वारका आपका वेस्ट गुजरात में हो गया, पूरी आपका उड़ीसा ईस्ट में हो गया, और जोशी मठ आपका नॉर्थ में हो गया, ठीक है। और इनने अद्वैत वेदांता को प्रोपोगेट किया था। अब ये अद्वैत वेदांता क्या होता है, देखो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, मैं बता देता हूँ। वेदांत एक हिंदू फिलोसफी है, ठीक है, एक हिंदू दर्शन है। अब अद्वैत का मतलब पता क्या होता है, अद्वैत का मतलब होता है कि दो नहीं सिर्फ एक है, ठीक है, कोई चीज़ दो नहीं एक है। जैसे क्या एग्जांपल दूँ, हाँ मान लो समुंदर है, ठीक है, मान लो समुंदर है, उसमें 1000 वेव्स आती हैं, 1000 लहरें आती रहती हैं, तो तुम देखोगे तो लगेगा हर वेव अलग है, लेकिन असल में क्या है, सब पानी ही तो है, सब वो एक ही पानी का तो है। इसी तरह हम अलग दिखते हैं, भगवान अलग दिखते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, असल में सब एक ही हैं, समझ गए, सुप्रीम रियलिटी सब एक ही है, अलग दिखना सिर्फ माया है, इल्यूजन है। यही था आपका अद्वैत वेदांत, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो यार, समझाने को तो आप देखोगे दो पेज हैं, ठीक है, रिवाइज करने में आपको अब 10 मिनट लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और समझाने में मैं चाहता तो इसको शायद 15-20 मिनट में भी समझा सकता था, ठीक है। आप सोच रहे हो अरे 50 मिनट की वीडियो होगी, इतनी बड़ी हिस्ट्री की वीडियो होगी, नहीं। आप तरीका देखो, मैंने एक एक चीज़ एकदम इतना सिंपल से समझाया कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे जो समझाने का तरीका ऐसा ही है कि मैं आपको इतना सिंपल कराऊंगा कि अभी आप पेज पढ़ोगे तो आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं रहेगी, अरे यार ये क्या सर ने बताया था, मैं पूरा स्टोरी की तरह बता दिया। फाउंडर श्रीगुप्त थे, वेडिंग कार्ड करके मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है, तो वो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट में बताना क्या ये आपको तरीका समझ में आया, जो मैं थोड़ा अलग से लिख के पहले पढ़ा के फिर मैं पहले समझा के फिर मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या ये आपको सही लग रहा है, ठीक है। और मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा। अब मिलेंगे अगले मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, टेक केयर, जय हिंद।